नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लेके आए GS3 का एक टॉपिक जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। इससे पहले हम इस टॉपिक को एलिब्रेट करें, हम आपके लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। अगर हम लेवल ऑफ इमोशन ग्रोथ को देखें, जब हम किसी दूसरे पर्सन की डिफ़िकल्टी को देखते हैं तो हमारा जो उससे इमोशनल इंगेजमेंट होता है वो 4 टाइप से होता है: पीटी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन। सिंपैथी का मीन्स होता है फीलिंग सारो फॉर अदर्स। अगर हम दूसरे की डिफ़िकल्टी को देख करके दुखी होते हैं तो ये सिंपैथी कहलाती है। नेक्स्ट इज एम्पैथी, फीलिंग सेम इमोशंस एज अदर्स। अगर हम किसी दूसरे की डिफ़िकल्टी को देख करके उसकी सेम सिचुएशन को, सेम इमोशन को फील करते हैं तो ये एम्पैथी कहलाता है। नेक्स्ट इज कंपैशन, फीलिंग एंड डूइंग समथिंग टू रिजॉल्व इट। अगर हम दूसरे की डिफ़िकल्टी को देख करके दुखी फील करते हैं, सेम इमोशन महसूस करते हैं और साथ में उसके दुख को दूर करने के लिए कुछ एफर्ट करते हैं तो ये कंपैशन कहलाता है। इट मीन्स सफ़र टुगेदर, को सफरिंग। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ किसी चाइल्ड वेटर को देखते हैं। अगर हम उस चाइल्ड वेटर को देख करके सैड महसूस करते हैं देन वी आर सिंपैथेटिक। बट अगर उसको हम अपने आप से या अपने चिल्ड्रन से या अपने किसी लाइव एक्सपीरियंस की मेमोरी से कनेक्ट करते हैं देन वी आर एम्पैथेटिक। और अगर हम उसकी इमोशनल स्टेट को समझते हुए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में उसके लिए कुछ करते हैं देन ये कंपैशन कहलाता है। अगर हम इसको समराइज़ करें, सिंपैथी जो फोकस करता है अवेयरनेस पे, एम्पैथी जो फोकस करता है एक्सपीरियंस पे और कंपैशन फोकस करता है एक्शन पे। जैसा कि बुद्धिज़्म में करुणा के रूप में कंपैशन की प्रैक्टिस को प्रमोट किया गया है। एम्पैथी के ऊपर महात्मा गांधी जी कहते हैं, अगर हमें किसी एक्शन को पहचानना है वो अच्छा है या नहीं, तो हमें उस सिचुएशन को समझना होगा जिस सिचुएशन में हमारी कंट्री के पूरेस्ट ऑफ द पुअर फील करते हैं। तब हम समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो उनको किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग फ्रूट्स, क्रॉप्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एम्प्लॉयमेंट में, नेशनल इनकम में और सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी में। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का करीब 2/3 हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज्ड है। ये प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। हमारे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में बहुत सारे फूड, नॉन फूड क्रॉप्स कल्टिवेट किए जाते हैं 3 डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन में: रबी, खरीफ, जायद। जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप में राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मेज है, पल्सेस है। कैश क्रॉप में शुगर केन, ऑयल सीड। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टी है, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट। इन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि राइस के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वीट के लिए मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। मिलेट्स के लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। पल्सेज में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेज, पल्स डेवलपमेंट स्कीम, टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेज। शुगर केन के लिए स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शुगर अंडरटेकिंग, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि शुगर केन के लिए है। ऑयल सीड के लिए येलो रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेज, ऑयल पाम, मेज। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, हर्ब, ऑर्नामेंटल, एक्सोटिक प्लांट का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल किया जाता है। इसमें है गोल्डन रेवोल्यूशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स जिसका नाम है प्रोजेक्ट चमन। टी में टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, वेज कंपनसेशन स्कीम एंड टी बटीक। जो कॉफ़ी की इंडियन वैरायटी है अरेबिका जो कि काफ़ी फेमस है, उसको यमन से लाया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुदान की पहाड़ियों में। इसके लिए कई सारी इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। रबड़ के रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम। कॉटन में सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। कॉटन को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए, पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है बीटी कॉटन में। जूट के लिए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मेस्टा। इरिगेशन मैन मेड सिस्टम के थ्रू वाटर को कंट्रोल तरीके से अप्लाई करके एग्रीकल्चर की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके लिए कई सारे मीन्स हैं,
कैनाल से, वेल से, ट्यूबवेल से, टैंक से, जो कि वाटर को सोर्स करते हैं रिवर से, टैंक से, पॉन्ड से, अंडरग्राउंड वाटर से। आखिर इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल के प्रोडक्टिव पोटेंशियल को टैप करने के लिए, मानसून पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, और एक ही साल में मल्टीपल क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे इरिगेशन मेथड्स हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में फ्लडिंग है, फरो मेथड है, कंटूर फार्मिंग है। फ्लडिंग में वाइल्ड फ्लडिंग है, कंट्रोल्ड फ्लडिंग है, एंड कंट्रोल्ड फ्लडिंग में फ्री फ्लडिंग है। कंटूर लेटरल फ्लडिंग है, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग है, चेक्स बेसिन फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है, और फ्लडिंग का जिगजैग मेथड है। जो सरफेस इरिगेशन होता है उसमें किसी भी प्रकार की इरिगेशन पंप की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वाटर को लैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रेविटी के द्वारा। एक है लोकलाइज्ड इरिगेशन, इसमें लो प्रेशर के द्वारा पाइप के नेटवर्क के थ्रू वाटर को अप्लाई किया जाता है हर एक प्लांट में। क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें क्या होता है, एक मूविंग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से स्प्रिंकलर के द्वारा सेंट्रल लोकेशन से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें छोटे छोटे ओरिफिसेस होते हैं, नोजल्स होते हैं, जिनके थ्रू वाटर को स्प्रे कराया जाता है। एक है ड्रिप इरिगेशन, जिसको ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम इजराइल में डेवलप हुआ था। इसमें वाटर की ड्रॉप्स को प्लांट के रूट तक डिलीवर किया जाता है। ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। इसमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 90 to 95% तक होती है। इसके अगर एडवांटेज को देखें, सबसे बड़ा फैक्टर है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग कम होने की वजह से फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन लॉस कम होता है। फील्ड लेवलिंग की ज़रूरत नहीं होती, और जो भी रिसाइकल्ड नॉन पोर्टेबल वाटर है उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। ये सॉइल के हर एक टाइप के लिए एप्लीकेबल है। इसमें सॉइल इरोजन कम होता है, वीड के ग्रोथ कम होते हैं। इसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, जो कि नोजल की तरह कंट्रोल रहता है। और दूसरे इरिगेशन मेथड से कंपेयर करें, इसमें लेबर कॉस्ट कम होती है। इसको लो प्रेशर पे ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट कम आती है। जो फॉइलेज होता है ड्राई रहता है, जिसकी वजह से डिजीज होने का रिस्क कम रहता है। इसके अगर डिसएडवांटेज को देखें, इसकी जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ट्यूब का यूज़ किया जाता है, जो कि सन की हीट से अफेक्ट हो जाती है, और एक तरह से इसकी यूजेबल लाइफ कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर वाटर को प्रॉपरली फिल्टर नहीं किया गया, इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, तो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। एक तरह से इसमें हार्वेस्ट के बाद एक्स्ट्रा क्लीनअप कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के एडवांटेज को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कन्वेंस लॉस नहीं होता, क्योंकि कन्वेंस के लिए किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं होती। ये हैवी क्ले को छोड़ करके सॉइल के सभी टाइप के लिए एप्लीकेबल होता है। ये उन इरिगेशन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है जहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया बहुत हाई होता है, जैसे कि ऑयलसीड के लिए, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। यहाँ भी वाटर सेविंग होती है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अच्छी होती है, यील्ड में भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मोबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये लैंड को बचाता है, बिकॉज हियर नो बंड इज रिक्वायर्ड। इसकी खास बात होती है, सोर्स से जो भी हायर एलिवेशन पे एरिया होते हैं उसको भी इरिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉगिंग की प्रॉब्लम कम होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द लेबर कम हो जाती है, सॉइल का इरोजन भी कम होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज है, इसकी भी इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसको ऑपरेशन के लिए लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से लॉस ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है। जब कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक है सेंटर पाइवट इरिगेशन, जिसको रोटेरी स्प्रिंकलर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट होता है वो एक पाइवट के चारों तरफ रोटेट करता है और स्प्रिंकलर के द्वारा क्रॉप की वाटरिंग की जाती है। एक होता है फरो इरिगेशन। इसमें क्या होता है, फील्ड में क्रॉप की रो के बीच में एक फरो या ट्रेंच डक कर दिया जाता है और इसी के थ्रू वाटर को फ्लो कराया जाता है। एक होता है सर्ज इरिगेशन। ये फरो इरिगेशन का ही एक टाइप है, जहाँ पर वाटर की सप्लाई एक प्लान टाइम पीरियड के हिसाब से ऑन या ऑफ की जाती है। एक होता है डिच इरिगेशन। इसमें डिशेस को डक किया जाता है और रो में सीडलिंग को प्लांट किया जाता है और फिर प्लांट की रो के बीच में फरो या कनाल के द्वारा वाटरिंग की जाती है। नेक्स्ट है सब इरिगेशन या सीपेज इरिगेशन। इसमें क्या होता है, सॉइल की सरफेस के नीचे प्लांट के रूट की जोन में वाटर को डिलीवर किया जाता है। इसको ग्रोइंग फील्ड क्रॉप में यूज़ किया जाता है, लाइक टोमेटो, पेपर, शुगर केन, जहाँ पे हाई वाटर टेबल होता है। हमारे कंट्री में इरिगेशन की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया में इरिगेटेड एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है। कई सारे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप हुए हैं और एक प्रोग्राम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, स्कीम्स हैं। इंडिया में माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 2015-16 में एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका मेन मकसद है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के जितने भी फॉर्म्स हैं
उन तक किसी न किसी माध्यम से इरिगेशन के माध्यम को पहुंचाना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा देना है, सो दैट जो हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं इस कंट्री में वो हम ला सकें। इसके अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम हैं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना। इसमें किसानों को सोलर पंप प्रोवाइड किए जाते हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड, नाबार्ड की मदद से माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है। जो हमारा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे कंट्री में ऑनगोइंग मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ऐसे प्रोजेक्ट जो स्टेट्स की रिसोर्स कैपेबिलिटी के बियॉन्ड हैं, उन प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करना। इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें फ्रिक्वेंटली हमें स्कोप ऑफ वर्क में, डिजाइन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। कभी कभी जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका वायलेशन होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी है। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अगर वे फॉरवर्ड देखें, अगर हमें प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना है तो हमें गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए एक कंक्रीट एक्शन बनाना होगा, और वो गाइडलाइंस स्टेट्स के द्वारा प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनको अच्छी तरह से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जो भी DPRs हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होता है तो गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट चाहे तो एक सेपरेट सेल बना सकती है, सो दैट जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको जो अनड्यू बेनिफिट दिया जाता है उनको प्रॉपर्ली चेक या एग्जामिन किया जा सके। इरिगेशन पोटेंशियल को अच्छी तरह से मॉनिटर करने के लिए हम फील्ड रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेज का भी सहारा ले सकते हैं। इरिगेशन से संबंधित वेरियस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वाटर यूजर एसोसिएशन के माध्यम से हम इरिगेशन का पार्टिसिपेटिव मॉडल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को हर स्टेट में वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत है। इरिगेशन में जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो जो माइक्रो इरिगेशन है बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऐसा देखा गया है जो भी वेल्दी फार्मर्स हैं वही इसके मोस्ट ऑफ द एडॉप्टर्स हैं, और जो पुअर फार्मर्स हैं इसको एफर्ट नहीं कर पाते। अगर किसी एजेंसी के द्वारा लो कास्ट सिस्टम को इन्वेंट किया जाए तो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र में, गुजरात में एक NGO है इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज, उसने लो कास्ट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया, उनको इसके बारे में अवेयर कराया। एक सबसे बड़ी समस्या है जो भी प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड मैनर में पूरे नहीं हो पाते। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जैसा कि हम जानते हैं इरिगेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर एक स्टेट अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर रिसोर्स को डेवलप करता है। लेकिन आप जानते ही हैं जितनी भी मेजर्स रिवर हैं वो सारी इंटर स्टेट इन कैरेक्टर हैं, इसलिए कई स्टेट्स के बीच में वाटर के यूज़ को लेकर के कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एरिया वाइज इरिगेशन डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सलाइनिटी की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट के लिए है क्योंकि वाटर टेबल कम हो जाता है। जो भी हमारे रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ के पावर के अनशेड्यूल्ड इंटरप्शन की वजह से एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलती है। अगर हम इरिगेशन डेवलपमेंट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हैं, सलाइनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। कई सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। जब भी किसी रिवर में डैम बनाया जाता है या लेक लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है तो इससे रिवर सिस्टम की हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी चेंज हो जाती है। कंस्ट्रक्शन की वजह से सबसे बड़ा इशू ये आता है लैंड के फ्लडिंग की वजह से पीपल जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनका प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं हो पाता, और इस माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, विच में कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। कुछ अल्टरनेटिव है इसके निगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए कि हम इरिगेशन प्रोजेक्ट को वहाँ पे लोकेट करें जहाँ पे इसके निगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाएँ। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, और नए इरिगेशन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के बजाय जो भी डिग्रेडेड क्रॉपलैंड है उनको रिस्टोर करें। छोटे छोटे इंडिविजुअली ओन्ड इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करें। वाटर यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके यूज़ करें। जो भी फ्लड फ्लो है उसके स्ट्रीम को मेंटेन रखें, और फ्लडेड एरिया को फिशरी एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए कुछ कंस्ट्रेंट हैं लाइक डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी। जो इरिगेशन पोटेंशियल है जो क्रिएट किया गया है और यूटिलाइज्ड है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वेरियस प्रोजेक्ट हैं उनके स्कोप ऑफ वर्क में, डिज़ाइन में फ्रिक्वेंट चेंजेस की वजह से हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, और जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन यूज़ की नॉलेज की कमी है। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड को देखें,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इंडिया से वर्चुअल वाटर फ्लो को कम करने के लिए ट्रेड पॉलिसीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं उनको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से रिवाइज करना चाहिए। जो भी स्कीम्स है प्रोजेक्ट है उनके इम्प्लीमेंटेशन में एक एफिशिएंट फिजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए। स्कीम की प्रोजेक्ट की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। फार्मर्स को टेक्निकल नो हाउ एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम इंडिया में इरिगेशन के करंट स्टेटस को देखें, इंडिया में जितना भी क्रॉप्ड एरिया है उसका करीब 48% अंडर इरिगेशन है। अकेले 5 स्टेट्स ऐसे हैं विच अकाउंट फॉर 78% ऑफ द प्रोग्रेस इन माइक्रो इरिगेशन। एक डेटा है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के द्वारा करीब 11 लाख फार्मर्स को बेनिफिट देखने को मिला। हमारे भारत के कुछ टारगेट्स हैं कि अगले 5 सालों में माइक्रो इरिगेशन के तहत करीब 100 लाख हेक्टेयर लैंड को लाएंगे, इरिगेशन कवरेज को मैक्सिमाइज़ करेंगे और ऐसे इरिगेशन मेथड्स जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं एंड वाटर एफिशिएंट हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।